और शांतिपूर्ण तरीके से अपने समाज के लोगों को वहाँ पूजा पद्धति के लिए बैठाइए, ताकि पुरखाओं की परंपरा को वापस से, मतलब उनके जो संघर्ष थे, उनके जो बलिदान थे, उनको आप सही महत्व दिला पाए। और जो जनगणना अगर होती है तो जनगणना में आपको अपने धर्म के साथ क्या लिखवाना होगा? क्या अभी तक आपको मिला है? देखिए, कोई नहीं बताएगा आपको। इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी मिले होंगे स्कूल कॉलेज महाविद्यालय में पढ़ाने वाले। आपको जो भी फॉर्म भरवाया गया उसमें धर्म का कॉलम आया, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई कॉलम नहीं है। इसलिए मजबूरी में आप जिस धर्म के आसपास रहते हैं वो आपको भरना पड़ा। जिस धर्म के आसपास आप रहते हैं, या जो आपका जो अध्यापक है, आपका जो टीचर है, जो गुरुजी है, उसने जो लिख दिया वही आप लिखते आ रहे हो। आप तो आदिवासी हो ना, तो अब क्या लिखेंगे? अब आपको लिखना होगा मूल आपका जो धर्म है वो आदिवासी या ट्राइबल लिखेंगे। और आपकी जो मातृभाषा है, चाहे वो गोंडी हो, चाहे वो भीली हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो संथाली हो, पहले मातृभाषा लिखिए कि हमारी मातृभाषा ये है। मातृभाषा बचाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि जनगणना में जब आप अपना धर्म लिखवाएंगे, भाषा लिखवाएंगे, तब आपकी पहचान सुरक्षित हो पाएगी। और हमें पहचान आसानी से नहीं मिलने वाली। जिन राष्ट्रपति के लिए हम खुश हो रहे हैं, वो राष्ट्रपति का मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला है। थोड़े चौकन्ने हो जाइए। पहला आप लोगों ने ट्रेलर देखा था, उनका नाम आते ही क्या किया था उन्होंने? झाड़ू लगाई थी। तो क्या और महिलाएं नहीं करती ये काम? मीडिया में दिखाने से क्या मतलब निकला कि आदिवासी इसी काम के लिए है? क्या आप इसी काम के लिए बने हो? एक राष्ट्रपति पद के लिए कोई महिला का मतलब चयन होता है, लिस्ट में उनका नाम आता है, तो झाड़ू लगाते हुए मीडिया में दिखाना आपकी मानसिकता को कुंद करना है, आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाना है कि आपको सिर्फ ऐसे ही काम करने हैं। क्या ये सच है? गलत है ना ये तो। और दूसरा बताया, जब वो राष्ट्रपति भवन में पहुंची तो उनका शुद्धिकरण किया गया। क्या आप लोग अशुद्ध हो? जो हिंदू धर्म है वो 4 वर्णों में बटा हुआ है। हिंदू धर्म 4 वर्णों में बटा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप कौन से वर्ण में आते हैं? कोई वर्ण में आते हैं क्या? तो राष्ट्रपति कौन से वर्ण में आई? फिर उनका शुद्धिकरण क्यों हुआ? वो क्या अछूत है या दलित है या मतलब कोई पाप किए हैं तो उनका वो राष्ट्रपति भवन में ले जाकर शुद्धिकरण किए हैं? ये मीडिया और जो राजनीति है, धर्म और राजनीति, ये सबको मानसिक गुलाम बनाने के इस तरीके से हथकंडे इस्तेमाल करती है कि बड़े बंदे के साथ इस तरीके से दिखाएंगे तो उसका समाज ऐसा ही अनुकरण करेगा। तो क्या आप लोग ऐसा करेंगे? आप करिए, अपनी पुरखा परंपराओं को मानिए, अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास को सहेजिए, अपने पुरखा स्थलों को सुरक्षित करवाइए और अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए अनुसूची 5 और 6 के लिए भी जंग लड़िए। उसके लिए जंग लड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनुसूची 5 और 6 पर सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है। आपको खुश कर दिया कश्मीर से 370 हटा के, पूरा देश खुश हुआ था ना। तो 70 के बाद अब आदिवासी एरियो पे ही है 71 और ये अनुसूची 5 और 6 वो पूरी योजनाएं बना चुके हैं, बस वो अभी जमा नहीं पहना पा रहे। इसीलिए वो जोहार शब्द का, आदिवासी शब्द का और विश्व आदिवासी दिवस का पुरजोर विरोध करते हैं। और वो बहुत सारे अपवाद ऐसे खड़े कर देते हैं हमारे अपने ही लोगों को खड़ा कर तो काफ़ी विवादास्पद हो जाता है। उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी आपको। जैसे जनजाति गौरव दिवस जो सरकार ने मनाया, वो क्या था? जनजाति गौरव दिवस। तो क्या जनजाति के अलावा और कोई आदिवासी नहीं है भारत में? उन्होंने जंग नहीं लड़ी। अरे ये वो लोग हैं जो गांधी जी का हत्यारा को देशभक्त बना चुके हैं। गोडसे कौन था? आप तक आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ाया गया है कि
गोडसे कौन था? गांधी जी का हत्यारा। और अब आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? गोडसे देशभक्त है। सोचिए सच क्या है। हत्या का सीन तो आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया में, देखा है ना। तो सब चीज़ों को उलट पुलट कर रहे हैं। जो देश के लिए जंग नहीं लड़े, जो देश के लिए कुछ काम नहीं करे, वो लोग आज सत्ता में है और वो भगवा धर्म और ये भावनाओं की राजनीति से सबकी मानसिकता को कुंद कर रहे हैं। और जगह जगह राम के नाम पर, गाय के नाम पर, भावनाओं के नाम पर, भगवा के नाम पर, या फिर ये जो जयंती आती है, चाहे हनुमान जयंती हो, राम जयंती हो या और उनकी कोई जयंती हो, उनमें दंगे फसाद ये खुद जानबूझ के करवाते हैं ताकि वहाँ की कौम में बहुत आतंक फैला दे, डर फैला दे और दूसरे लोग डर के मारे उन चीज़ों को अपने आप फॉलो करने लग जाए। देखा आप लोगों ने ये ऐसे दंगे फसाद ये जयंतियों में अभी क्यों नहीं लगे? पहले तो नहीं होते थे। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये सारे धर्म रहते हैं ना, सबको कॉलम मिला हुआ है। फिर ये क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं? क्या सबकी अस्मिता खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या ये अंग्रेज है? ये अंग्रेजों से भी खतरनाक कौम है। ये बहुत संक्रमित कौम है जो अपने ही देश को बर्बाद कर रही है। इस संक्रमित और बर्बाद हुआ करने वाली कौम के उदाहरण आप लोग देख चुके हैं। रेलवे ये बेच चुकी है, बैंक ये बेच चुकी है, शिक्षण संस्थान ये बेच चुकी है और आपके जल जंगल जमीन भी अंबानी अडानी को बेच चुकी है। कहीं से हीरे निकाले जा रहे हैं, कहीं से सोना चांदी निकाला जा रहा है, कहीं से लोहा तांबा अभ्रक, जहाँ से जो निकाला जा रहा है। वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्या राजधानियों में है, महानगरों में है? कहाँ है वो? आदिवासियों के क्षेत्रों में। अरे तो आदिवासी तो वो कौम है जो इस धरती की मालिक और मालिक के पास इतने तो मतलब अकूत भंडार है और उस मालिकों को ही वो मतलब साम दाम दंड भेद करके इस तरीके से गुमराह कर देती है। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर या प्रशासन की कार्रवाई करवाकर उनको नक्सली करार देकर फिर पूरे गांव का सफाया वो कर देती है। ऐसे कितने ही उदाहरण आप लोगों के मतलब सामना करते हो, देखते हो और हम लोग देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को खत्म करने के लिए आप लोगों को एकजुट होना होगा, अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाना होगा और आपके जो दुर्व्यसन है, जो भी बुरा शौक है, चाहे वो गुटखे का हो, चाहे तंबाकू का हो या बीड़ी का हो, सिगरेट का हो या दारू पीने का हो या कोई और नशा करने का हो या गलत संबंध बनाने का हो, जो भी गलत चीज़ें हैं वो आज से छोड़ दीजिए। तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे और स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तभी आप परिवार और समाज के लिए सोच पाएंगे ना। तो क्या क्या करेंगे? आज से अपने जीवन में बदलाव लाइए। जो भी आप जानते हैं, सीखते हैं, परिवार में शेयर कीजिए और अपनी मातृशक्तियों को भी मौका दीजिए। हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं वो आज़ादी की जंग लड़ने वाली बहुत बड़ी लड़ाकाएँ हैं। आप महारानी दुर्गावती का उदाहरण देख सकते हैं। दुर्गावती जो गढ़मंडला की गोंड महारानी रही है, राजा संग्राम शाह की मतलब बहू थी, दलपत शाह की पत्नी थी। राजा दलपत शाह के साथ वो 5 साल ही रह पाई। 5 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी साजिशों के कारण। आप जो रामायण पढ़ते हैं तुलसीदास की, वो तुलसीदास कौन था पता है आप लोगों को? वो गढ़मंडला के राजा संग्राम शाह के शासन में भीख मांगता था। वो भीख मांगने वाला पंडित था। तो राजा संग्राम शाह ने उसको बुलाकर कहा कि मेरे राज्य में सब काम करके खाते हैं, भीख मांगकर कोई नहीं खाता, मेरी प्रजा कर्मठ है, तो भीख मांगने वाले मेरे शासन में नहीं रहेंगे। लेकिन उन भीख मांगने वालों को आपने कहाँ बैठा दिया? सोचिए जो वो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी, उनको अपने दिमाग में, अपने धार्मिक स्थलों में, अपने सांस्कृतिक स्थलों में बैठा दिया। वही तुलसीदास गढ़मंडला से निकलकर अकबर की पनाह में जाकर वहीं पर उसने रामायण लिखी है ताकि वो औरों का खात्मा करवा सके। और उसी ने अकबर को मतलब उग्र करके रानी दुर्गावती पर हमला करवाया था। उससे पहले बाज बहादुर और 1-2 शासक थे, उन्होंने भी रानी दुर्गावती पर हमला किया।
रानी दुर्गावती सिर्फ वैवाहिक जीवन 5 साल का जी है। उसके बाद 15 साल वो विधवा होकर एक विधवा महिला के रूप में जी है, लेकिन वो एक वीरांगना के रूप में जी है। उन्होंने अपनी आन बान शान और गढ़मंडला के स्वाभिमान के लिए फिरंगियों से जंग लड़ी थी 15 साल तक। सोचिए कितने साल, 15 साल। आज से 450 या 500 साल के आसपास ये सच्ची घटना है महारानी दुर्गावती की, कि वो विधवा हमारे समाज मातृशक्ति हमारे पुरखे ऐसे नहीं कहते महिलाओं को, इसीलिए कहते हैं कि चाहे परिवार में कोई भी हादसा हो जाए, लेकिन वो परिवार और समाज की पूरी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। हर दुख से उबर कर वो दूसरे जो जीवित लोग हैं उनके लिए अपने आप को समर्पित कर देती है। तो हमारी जो पुरखा है, चाहे दुर्गावती को लीजिए, चाहे आप नागालैंड की रानी गायदुल्ली को लीजिए, वो तो आज़ादी के आसपास वाली नायिका की कहानी है। 18 या 20 साल की नायिका जिन्होंने अंग्रेजों को और भारत सरकार को नाको चने चबा दिया था, इसीलिए ब्रिटिश जब देश आज़ाद हुआ तो वो जेल में थी। यह आदिवासी नायिकाओं की कहानियाँ हैं। आप राजस्थान में ले तो राजस्थान में लाली देवड़वाल गोत्र की और लुबेदी नाम की जो मीना है, और इनकी एक बहन थी नायल सिंह और चहल सिंह के 2 भाई थे। इनके पिताजी किसी और राज्य में गए थे, तब तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था। तुर्कों ने जब आक्रमण किया तब ये चारों बहन भाई मतलब युवा अवस्था में ही थे, लेकिन इन्होंने युद्ध की कमान संभाली। दोनों भाई जमकर लड़े और युद्ध में वो बलिदान हो गए। तब दोनों बहनों ने उस मोर्चे को डटकर संभाला और तुर्कों को परास्त किया। लाली मीना और लुबेदी मीना, अबली मीनी का भी उदाहरण ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण मिलता है। और देवली मीनी है, हल्दी बाई है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया था। काली बाई कलसुआ भील बालिका 12 से 14 साल की उम्र की बालिका है, जो आज़ादी से 2 महीने पहले उन्होंने अपने गुरु को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। सोचिए, शिक्षा से महरूम करने के लिए वहाँ के जो राजा महाराजा जो राजपूत कारिंदे थे, राजा महाराजा थे, और ब्रिटिश सरकार थी, वो वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान बंद करवाने के लिए गई और अध्यापक को रस्सी से बांधकर घसीट कर ले जा रही थी। तो बालिका अपने खेत से चारे का गट्ठर लेके आ रही थी। तब उसने देखा कि उसके अध्यापक को इस तरीके से ले जाया जा रहा है। तब उसने अध्यापक की रस्सी को काट कर उनको बचाया। इसी कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने उस बच्ची पर गोलियां दाग दी। वो बच्ची 2 दिन तक जिंदा रही, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। तो आज़ाद मतलब ज्ञान की ज्योति के रूप में या ज्ञान की देवी के रूप में कालीबाई को राजस्थान में बहुत पूजनीय माना जाता है। हमारे कोई काल्पनिक 10 हाथ वाली देवियाँ नहीं है, हमारे 2 हाथ पैर वाली देवियाँ हैं जो उनके माँ बाप से पैदा हुई है। हमारे समाज में न कोई खीर से पैदा होता है, न किसी फल से पैदा होता है, न किसी आशीर्वाद से, न साधुओं के बलात्कार से। हमारे पूर्वज भी अपने माँ बाप से पैदा हुए, हम भी अपने माँ बाप से पैदा हुए, और हमारी आने वाली संतान भी माँ बाप से ही पैदा होगी। ऐसे कल्पनाओं से पैदा नहीं होगी। और इन कल्पनाओं को छोड़िए, कुछ भी नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्तर का हो, अपना कार्य ईमानदारी से करिए, परिवार के प्रति वफादार रहिए, अपने संबंधों के प्रति वफादार रहिए और समाज के प्रति जिम्मेदार बनिए। जो जानकारी है, जो सहयोग आप कर सकते हैं समाज का या परिवार का, चाहे आर्थिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग हो, या सांस्कृतिक सहयोग हो, या भौतिक सहयोग हो, जिस तरह का भी आप सहयोग कर सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, उन सबको सहयोग करना चाहिए। और अपने बच्चों को उचित सम्मान और मातृशक्तियों को मतलब बहुत सम्मान के साथ रखना चाहिए, क्योंकि मुख्य धारा वाले लोग अपनी महिलाओं को सम्मान के साथ नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि हम सम्मान देते हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं देते। हमारे लड़कियां होने पर उत्सव मनाए जाते हैं, उनके नहीं मनाए जाते। हमारे लड़कियां होने पर पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं, परिवार में उत्सव भी मनाया जाता है, लेकिन उनके में लड़कियां पैदा होना अशुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात महिलाओं का, आदिवासियों का है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी?
हम ना तो नारे लगाते हैं न पढ़ाते हैं, फिर भी हमारी बेटियां खुद लड़ती है अपने अस्तित्व के लिए, परिवार और समाज के लिए वो सहयोग करती है। तो आप जिस भी परिवेश में रहें, आप अपने आप को कभी कमज़ोर महसूस मत कीजिए। आपको जो परिस्थितियाँ मिली है उसके अनुसार आप बहुत बेहतर है। बस अपने सोच को बेहतर बनाइए, अपने माहौल को थोड़ा बदलिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। आप लोगों को अपनी, मुझे बहुत मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मैं पुरखाओं में मिल चुकी हूँ, इस धरती के आबोहवा में घुल चुकी हूँ। धरती बन गई या आकाश बन गई या नदी बन गई या पानी बन गई, मैं सब तरफ अपने आप को देख पा रही हूँ कि मैं जैसे पुरखा को हम मानते हैं, मैं उसी आबोहवा का एक हिस्सा बन चुकी हूँ। तो उस आबोहवा में आप भी शामिल होइए और अपना जो योगदान है वो योगदान देने की कोशिश कर रही हूँ। तो इतना ही कहकर मैं अपनी भाषा में एक लोकगीत सुनाऊं क्या आपको? बिल्कुल। एक छोटा सा सुनाती हूँ। बड़ा गर्व हो रहा है कि आप सभी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, अतिथि के रूप में बुलाया, मंच पे सम्मान दिया, राजा साहब ने घर पे भी बुलाया, वहाँ भी सम्मानित किया। मैं इतना डिजर्व नहीं करती जो मुझे सम्मान मिला, लेकिन मैं तहे दिल से सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने इतना मौका दिया। तो आप लोग भी प्रयास करिए, बहुत आगे तक आप भी बढ़ेंगे। तो मैं पुरखा परंपरा का एक गीत बताना चाहूँगी जो पुरखाओं को समर्पित है। डोंगर चारों गाड़े जी थारा, दूध के पचेर तारा, दूध के पचेर, सास महिला कह रही है अपनी माँ को कि हे माँ, मैं 4 डूंगर उड़ाड़ के आई हूँ, किस वजह से कि तूने मुझे ऐसा दूध पिलाया था, तूने मेरा ऐसा पालन पोषण किया था, इसलिए मैं 4 डूंगर उड़ाड़ के आई हूँ। तो मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा है कि मेरी माँ ने ऐसा दूध पिलाया है कि मैं आप लोगों के यहाँ पर इतनी दूर से आ गई हूँ। अब वो कह रही है कि ससुराल तो मैंने अपनी हिम्मत के पाछे मतलब उसकी निभा ली जिम्मेदारियाँ, लेकिन जो आपने मुझे ताकत दी है, जो कुव्वत दी है, जो शक्ति दी है, जो परवरिश दी है, वो ऐसी दी है कि मैं किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को पेश कर देती हूँ। और ये आप सब में खूबी है, ये हमें पुरखों से मिली है, खून में, हमारे खून में है ये चीज़ें। और इस खून को आपको हमेशा गर्व रखना होगा, अवेयर रखना होगा, चौकन्ना रखना होगा और अपनी पहचान के लिए खुद आगे आना होगा। कोई और आकर आपकी पहचान नहीं बनाए, और आकर आपको बंदर, भालू, असुर, दानव, दैत्य के रूप में अपने ग्रंथों में बनाएंगे। क्या आप बनना चाहेंगे? तो आज से ही आप अपने ग्रंथ आप खुद बनाना शुरू कर दीजिए। आपके जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है उनकी कथा कहानियों को आप खुद दर्ज कीजिए। बड़े बुजुर्गों के पास बहुत सारी ज्ञान भंडार है, बहुत सारी पुरखौती परंपराएं हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं को थीम दी है। यह 28वां विश्व आदिवासी दिवस है। 28 साल से पूरे संसार में मनाया जा रहा है, इसलिए 28वां विश्व आदिवासी दिवस है। और इसकी थीम जो दी गई है, परंपरागत ज्ञान में आदिवासी महिलाएं, उनको संरक्षित और प्रसारण करने में उनका योगदान। इसके अलावा आदिवासियों की भाषा शैली, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास और उनकी जीवन शैली को बचाने के लिए यूएनओ ने आदिवासी भाषा दशक भी घोषित किया है। पता आप लोगों के अभी 2022 शुरू हो गया ना, 2022 से लेकर 2032 तक आदिवासी भाषा दशक घोषित किया गया। यानी आदिवासियों की भाषाएं संसार की सबसे पुरानी भाषाएं हैं। उन पुरानी भाषाओं में पुरखों का बहुत अद्भुत ज्ञान भंडार समाहित है। उस ज्ञान भंडार को सहेजने के लिए ही यूएनओ ने अपने मतलब चार्टर में घोषित किया है कि आदिवासी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए ये 10 वर्ष घोषित किए जाते हैं। तो इन 10 वर्षों में देखिए आपका कितना साहित्य आता है। आज से लिखना शुरू कीजिए, आज से लिखना शुरू करेंगे, आपकी भाषाएं भी बचेगी, आपकी जानकारियाँ भी बचेगी। आप लोगों ने यूएनओ के भाषा चार्टर के ब्लॉग पे देखिए कि हर 2 सप्ताह में एक भाषा मरती है।
हर 2 सप्ताह में एक भाषा मर जाती है। एक भाषा मरती है, उसका मतलब पता है क्या आप लोगों को? उस समाज की पूरी संस्कृति मरती है, उस समाज की पूरी पहचान मरती है, उस समाज की सारी परंपराएं और उस समाज की मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप चाहेंगे कि आपका सब कुछ खत्म हो? नहीं चाहते ना। तो सबसे पहले अपनी मातृभाषाओं का और मातृशक्तियों का सम्मान करना सीखिए और उनको संरक्षण भी दीजिए, उनको आगे बढ़ने का मौका भी दीजिए। पूरे संसार में आदिवासियों की 70 बड़ी भाषाएं हैं। पूरे संसार में आदिवासियों की 70 बड़ी भाषाएं हैं और उनके 12 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार है? 12। तो सोचिए हमारे पास कितना अद्भुत भंडार है। ये सभ्यधारा के पास कुछ भी नहीं है। ये हिंदी संस्कृत के अलावा तीसरी भाषा इनकी कोई नहीं है। और संस्कृत तो अभी इन्होंने पैदा की है। ये संस्कृत और हिंदी से हमारी पहचान को खत्म कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे पुरखा स्थलों में संस्कृत और हिंदी में लिखा हुआ है वो हमारी पहचान के खिलाफ ही लिखा हुआ है। बाकी उससे पहले जो पाली है या अपभ्रंश है उसमें जो लिखा हो वो हमारे पुरखों का मूल सत्य है, मूल इतिहास है, मूल संस्कृति है। भारत में 5 भाषा परिवार पाए जाते हैं। भारतीय भाषा परिवार, यूरोपीय भाषा परिवार, इंडो आर्यन भाषा परिवार, तिब्बती भाषा परिवार और एक ग्रेट अंडोमानी भाषा परिवार। इन सब भाषा परिवारों में आदिवासियों की भाषाएं हैं। सोचिए हमारा जो समाज है उसका ज्ञान भंडार, उसका जो क्षेत्र है वो कितना व्यापक है। जो संस्कृत और हिंदी है वो सिर्फ भारतीय भाषा परिवार में है। बाकी 5 भाषा परिवारों में हम आदिवासियों की भाषाएं समाहित है। भारत में देखा जाए तो 780 आदिवासी भाषाएं हैं। कितनी? 780 आदिवासियों की भाषाएं हैं। और संविधान में वो पूरे भारत में देखें तो लगभग 20,000 भाषाएं हैं। 20,000 भाषाओं में से सिर्फ 121 को ही भाषा का दर्जा भारत सरकार ने दे रखा है। क्यों? सोचिए 20,000 भाषाओं में से सिर्फ 121 को भाषा का दर्जा दे रखा है, जिसमें से 22 तो आपकी 8वीं अनुसूची में दर्ज है। 22 भाषाएं दर्ज है ना 8वीं अनुसूची में। उन 22 में सिर्फ आदिवासियों की 2 भाषा ली गई है, बोडो और संथाली। सिर्फ बोडो और संथाली 2 भाषाओं को शामिल किया गया। सोचिए जब आदिवासियों की भाषाएं कितनी बताई मैंने अभी? 780 बताई ना। 780 भाषाओं में सिर्फ 2 भाषाओं को शामिल किया संविधान की अनुसूची 22 में। कितना बड़ा गेम है। सबसे बड़ी विश्व की आदिवासी की आबादी भारत में, उनकी भाषाओं का ही सम्मान ये नहीं कर रहे। और 197 आदिवासी जो की भाषा भारत के अंदर 197 भाषाएं बिल्कुल खतरे पे है, खत्म होने वाली है या डेंजर जोन में है। क्यों? क्योंकि जो भाषा वैज्ञानिक या भाषाविद या भाषा शास्त्री जो होते हैं वो हमारी भाषाओं को दर्ज नहीं करते, वो लुप्त या मृत भाषा के रूप में उसको दर्ज करते हैं। इसीलिए उनकी पहचान को खतरा हो गया है। तो अब आप सबको एकजुट होकर अपनी भाषाओं को बचाना होगा, चाहे वो दर्ज हो या नहीं हो, लेकिन आप बचाएंगे तो आपकी पहचान बचेगी, आपके समाज की बचेगी, आपकी संस्कृति बचेगी, आपकी पुरखा परंपराएं बचेगी। और ट्राइबल कॉलम कोड के लिए हम सबको संगठित होकर बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा। हर स्थानीय क्षेत्र पर, राज्य क्षेत्र पर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जैसे अब तक होते आए हैं, कई धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, कई राष्ट्रीय सेमिनार हो चुके हैं, जिनकी मैं खुद जीवंत हस्ताक्षर हूँ। और उसी से मैं मतलब जागृत हुई हूँ, उसी से जानकारी मिली है कि हम आदिवासियों का अस्तित्व बहुत खतरे में जा रहा है। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र की सबसे बड़ा रोड़ा है आदिवासी। क्योंकि आदिवासी किसी धर्म में नहीं आते ना, बाकी तो और धर्मों में आते हैं। जैन भी हिंदू को मानते हैं, बौद्ध भी हिंदू में आते हैं, सिख भाई भी मानते हम भी हैं, लेकिन हमारी अलग पहचान है सब धर्मों से, वो है आदिवासी। हमारी अपनी मातृभाषा है, वो है हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी पुरखा परंपराएं और हमारी भाषा, हमारी पोशाक, हमारे पहनावा, हमारा खान पान,
अब आपके खान पान पर भी बंदिशें लग रही है, देखा है ना आप लोगों ने। वो उदाहरण आपको राष्ट्रपति जी से भी मिल गया होगा कि वो शुद्ध शाकाहारी है। तो क्या आप लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? बनेंगे भविष्य में? आदिवासी रहेंगे ना? जो माहौल मिला, जो मिला उसको खाकर अपना जीवन चलाएंगे, चाहे वो शाकाहार हो चाहे वो मांसाहार हो। ये जीवन का अनिवार्य अंग है। अरे छिपकली कीड़ों को खाना बंद नहीं करती, शेर बकरी को खाना बंद नहीं करता, तो आदिवासी छोड़ेगा क्या? और छोड़ेगा तो वो जिएगा कैसे? वो इसीलिए छुड़वाना चाहते हैं आपसे, ताकि आपकी जो जीवन आयु है उसको ख़त्म किया जा सके, आपके जो जेनेटिक जो गुणसूत्र है उनको बदला जा सके। तो इन सब चीज़ों को जागृत होइए। बहुत सारे वक्ता है, मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया और आप लोगों ने मतलब मुझे इतना सम्मान किया, मान सम्मान किया। मैं इसका तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश और करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने कुछ भी जाना हो, कुछ भी समझा हो, या मुझे अपनी बहन या माँ या मातृशक्ति या एक साथी या एक हितैषी के रूप में मानते हैं, तो अपने परिवार और समाज की कमजोरियों को आप खुद दूर कीजिए। पाखंडों का सहारा मत लीजिए, कोई गंदे ताबीज़ मत बांधिए, कोई घंटे बजाने मत जाइए, कोई व्रत उपवास मत कीजिए। आपके घर में जो खाना मिलता है भरपूर खाइए। अरे मोबाइल की बैटरी चार्ज रहती है जब तो काम आती है, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं जब तो चलती है। आप भूखे रहेंगे तो कैसे शरीर काम करेगा? दूसरे दिन बीमार हो जाओगे। तो माताओं से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी खा पी के मस्त रहिए और अपने परिवार के लिए बहुत काम करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को जो शिक्षित हो चुके हैं, जो अच्छा भला कमा रहे हैं, सरकारी नौकरी में या प्राइवेट काम धंधे कर रहे हैं, वो समाज के लिए भी समय निकालें, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक एकजुटता के रूप से हो, चाहे वो समाज को जागृत करने के लिए हो या समाज की आर्थिक सहायता करने के लिए हो। क्योंकि हमारे समाज की सहायता हम ही कर सकते हैं, कोई और करने नहीं आएगा। और आपको मानसिक गुलाम बनाने के लिए आएंगे। आपके पास गायत्री मंत्र वाले भी आएंगे, आपके पास सीता सावित्री वाले भी आएंगे, आपके पास राम हनुमान वाले भी आएंगे, लेकिन आपको कभी आदिवासियत का पाठ पढ़ाने कोई नहीं आएगा। आपकी पहचान को बताने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको खुद को बचानी होगी और वो आपकी अपनी एकजुटता से बचेगी कि शिक्षित लोग खुद जाकर अवेयर करें, जहाँ आर्थिक रूप से जरूरत हो उनकी मदद करें। और आदिवासी लड़कियाँ या लड़के, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, आदिवासी लड़कियाँ और लड़के शहरों में जाते हैं या आधुनिक चकाचौंध में फंस जाते हैं या किसी की बातों में आकर गुमराह हो जाते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं या वैवाहिक संबंध बनाते हैं। ये बहुत बड़ा गेम है हम आदिवासियों के साथ। जो गेम मैंने बताया कि आदिवासी एरियो से बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं, वही गेम है आदिवासियों का हिंदूकरण करने के लिए और उनको जल जगह ज़मीन से उनकी विरासत से बेदखल करने के लिए। तो मैं अपनी बेटियों को, अपनी मातृशक्तियों को भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने परिवार में ही अपने समकक्ष या अपने समान ही जीवन साथी चुनिए, किसी और समाज के जीवन साथी को मत चुनिए। और मैं अपने मतलब युवा शक्ति से भी कहना चाहूँगी, आपके समाज की जो मातृशक्ति है वो जो कर सकती है, वो संकल्पित समाज की मातृशक्ति नहीं कर सकती। वो परजीवी है और हम स्वजीवी है, और ये इतिहास और संस्कृति हमारी गवाह है। और आदिवासियों की जो जमीन से बेदखली की जाती है वो इन्हीं संबंधों के आधार पर की जाती है। वो लालच के मारे आपकी बहन बेटियों से या लड़कियों से शादी कर लेते हैं और फिर वो जमीन पर मालिकाना हक जमाने लग जाते हैं। तो क्या करेंगे आप लोग ऐसा काम? नहीं करेंगे ना। और जो कोई गुमराह हो रहा है तो उसके प्यार से उसको समझाइए ताकि वो जो राह भूल गया है वो अपनी राह पर सही तरीके से आ जाए। तो इतना ही कहकर मैं आप लोगों से फिर बताना चाहूँगी कि ये हमारे पुरखों की धरती है। हम इस धरती के मूल मालिक हैं, मूल वासिंदे हैं। हमें किसी से डरना नहीं है, हमें किसी से भी नहीं डरना, ना धर्म से, ना आस्थाओं से, ना भगवान से। अरे गाय देखो आपके कितनी घूम रही है सब जगह, घर में, खेत में, खलिहान में, सब जगह घूम रही। वो गौ माता के गोरक्षक कहाँ गए जब पूरे बाढ़ में वो बीमारी आ रही है? गायों में जो बीमारी आ रही है कितनी भयानक,
वो बचाने तो नहीं जा रहे, वो गोवक्त इतना फंड ले चुके वो, हर मंदिर में वो दान के लिए पेटी लगा दी, हर दुकान में पेटी लगा रखी है। वो गायों के पेट में जा रहा है, उनके पेट में जा रहा है। किसी भी दान पेटी में कुछ भी मत डालिए, किसी भी दान पेटी में कुछ भी मत डालिए। जो डालिए अपने समाज में डालिए, अपने समाज के लिए डालिए। अगर आप असली मनसूबे के वारिस हैं, असली खून है और अपने पुरखा परंपरा के अनुसार चलना चाहते हैं, अपने पुरखों के बलिदान और संघर्षों को सही महत्व दिलाना चाहते हैं, तो आपकी जो योग्यता और क्षमता है उसका योगदान अपने समाज के लिए दीजिए, फिर और समाजों के साथ दीजिए और सबके साथ मिलजुल कर रहिए। और आदिवासी तो वो कौम है जो सबके साथ मिलजुल कर रहता है और सबको पनाह दे रखा है, क्योंकि ये देश आदिवासियों का देश है। इसीलिए हम पूरे भारतवर्ष में ये नारा लगाया जाता है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। और मैं मातृशक्तियों का अभिवादन करके उनको सलाम करना चाहती हूँ कि वो हजारों सालों से अपनी पुरखा परंपराओं को लेके आई है और इस बारिश में देखो इस गीले में बैठी हुई है, तो मैं उनको सल्यूट करती हूँ और उनसे कहना चाहती हूँ, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। मतलब कोई हमें छेड़ेगा तो हम चिंगारी भी बन जाएंगे, मसाल भी बन जाएंगी। बाकी तो हम, आपको पता है हमारा इतिहास कितना विराट है, हमारी वीरांगनाओं का जो बहुत विस्तृत है, बहुत सारे वक्ता है, उनका बोलने का समय दिया जाएगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा समय ले लिया, तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, सेवा जोहार, बहुत बहुत सेवा जोहार, जोहार जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हजारों किलोमीटर दूर तय करके आप हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पे आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्दों ने हम सभी आदिवासियों में नई ओज, नई चेतना और नया उमंग भर दिया है। आप हमारे लिए हमारी आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए इंडिजीनियस ट्राइबल कोड की मांग कर रहे हैं, उनके संघर्ष कर रहे हैं। तो आपके इस संघर्ष में हम सभी आपके साथ हैं और निश्चय ये सफलता हमको जरूर मिलेगी। तो चलिए आप सब मतलब फिर से हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर लेते चलकर, तो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है भोरमदेव कन्या परिसर के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भोरमदेव कन्या परिसर की जितना भी छात्राएं हैं वो मत आ जाए और वहाँ पे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां हो जाए